स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीम समर हिल सीटेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम शुरू करेंगे सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी को। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कहा था कि मेरी तैयारी एकदम बेसिक से शुरू होगी। और इस बेसिक तैयारी में सबसे पहले हमारा सेक्शन होगा ईवीएस का। और ईवीएस के सेक्शन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को और साथ ही साथ इसके थीम्स को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें समझनी बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज उसका सिलेबस और उसके थीम्स होते हैं, ठीक है। और ख़ास करके ईवीएस को थीम्स के ऊपर आधारित किया गया है। ईवीएस के जो बुक है आपके क्लास 3, 4, 5 के एनसीईआरटी के बुक्स, वे थीम्स के ऊपर आधारित हैं। और उसका सिलेबस क्या है, सीटेट ने जो सिलेबस तैयार किया ऑफिशियल सिलेबस को हम लोग देखेंगे। इसमें दो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक कंटेंट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा जिससे 15 सवाल पूछे जाएंगे, और दूसरा पेडागोजिकल इश्यूज वाला सेक्शन देखने को मिलेगा जिससे आपके 15 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ईवीएस से 30 सवाल पूछे जाएंगे। और आइए अब बढ़ेंगे फटाफट से क्लास की ओर, जिसमें सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे। और सिलेबस को समझने के उपरांत हम लोग जो है थीम्स को समझेंगे। तो एक एक करके 6 थीम को अच्छे से डिस्कस कर दिया जाएगा आज के इस क्लास में। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में PYQ को लाया जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाया जाएगा। वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से सवाल देखने को मिलते हैं और कैसे हमें कंटेंट को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में NCERT के बुक से टोटल कंटेंट को लाने का प्रयास करूँगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ, पूरे क्लास को देखिए। और क्लास कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर करिएगा। और आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और टाइम टू टाइम नोट्स, कंटेंट इत्यादि चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसका कोई शुल्क नहीं है, हमारे क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, बने रहें हमारे साथ, और क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीटेट जुलाई 2023 का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। और इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है ईवीएस का, सबसे पहले हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे और समझ लेंगे कि आपके ईवीएस में पढ़ने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स ज़रूरी हैं। तो ये देखिए आपका आ चुका है यहाँ पे ईवीएस का सेक्शन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 2 सेक्शन हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चंस 30 हैं, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से कंटेंट से आपके 15 सवाल रहेंगे। कंटेंट का मतलब हो गया सीधे सीधे बुक से जो सवाल रहते हैं उनको हम कंटेंट का सवाल कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये टोटल 6 टॉपिक हैं। और ये 6 टॉपिक क्या हैं, ये थीम्स हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर पूरा ईवीएस आधारित है। तो थीम्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास में। यहाँ पे आपका जो सिलेबस पहला कंटेंट दिया हुआ है, ये टोटल डिपेंड है आपके ईवीएस के जो बुक एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, वो टोटल 6 थीम्स के ऊपर आधारित हैं, बेस्ड हैं, ठीक है। और यही 6 थीम जो हैं आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसकी तैयारी कहाँ से होगी, तो इसकी तैयारी के लिए ईवीएस के एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, क्लास 3 से 5 तक ईवीएस की बुक आती है, ठीक है। तो आप लोगों को उतना बोधेशन नहीं लेना है कि बुक जा कर के पढ़ना है। उसके लिए आपको हमारे क्लासेस वॉच करने हैं रेगुलर। और क्लासेस में मैं ईवीएस के बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर क्लासेस लेकर के आऊँगा, ठीक है। सीधे सीधे बुक का ही आपको रेफरेंस मिलेगा वहाँ पे। तो उससे आपका कंटेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और आप कंटेंट वाले जितने भी सवाल देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे या फिर गेस्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 जो सवाल हैं वो आपके पेडागोजिकल इश्यूज से हैं। और ये पेडागोजिकल इश्यूज का मतलब हो गया कि जो शिक्षण शास्त्र है आपका, पर्यावरण अध्ययन का, उससे संबंधित अलग अलग चैप्टर्स से सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से आप देखिएगा कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणा से संबंधित चैप्टर। और जब आप डीएलएड का पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का बुक देखिएगा तो उसमें पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा कि पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की अवधारणा, ठीक है। तो आपको सिंपल वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं डीएलएड के बुक से।
और बुक का नाम क्या है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ठीक है। और यहाँ देखिए दूसरा चैप्टर क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एकीकृत ईवीएस, ठीक है। एकीकृत का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। एकीकृत उपागम के रूप में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जा रहा है, यानी कि इसमें साइंस भी शामिल है, सोशल साइंस भी शामिल है और इन्वायरमेंटल साइंस भी शामिल है। इसी को एकीकृत विषय के रूप में कहते हैं, इसको इंटीग्रेटेड ईवीएस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा। उसके बाद है आपका लर्निंग प्रिंसिपल्स, अधिगम सिद्धांत, अधिगम के अलग अलग सिद्धांत हैं और ईवीएस में कौन कौन से अधिगम सिद्धांत होते हैं इसके ऊपर आपको फोकस करना होता है। इसके बाद है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच जो हमारा रिलेशन होता है और स्कोप होता है, ठीक है, संबंध क्या है, उसका क्या स्कोप है, इसके ऊपर कुछ सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स, अवधारणा को प्रेजेंट करने का यानी कि प्रदर्शित करने का अप्रोच क्या क्या है ईवीएस के अंतर्गत, ये पढ़ना आपको, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेज, तो वो हम डीएलएड के बुक से वहाँ पे इसको देखेंगे। इसके बाद है एक्टिविटीज़, बहुत तरह के एक्टिविटीज़ हम पर्यावरण अध्ययन में बच्चों से करवाते हैं और ये एक्टिविटी किस प्रकार से बच्चों को प्रभावित करते हैं, ये सारा सवाल देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क बहुत सारे होते हैं ईवीएस के अंतर्गत। इसके बाद है डिस्कशंस, बहुत सारे तर्क वितर्क के द्वारा, वाद विवाद पर्यावरण के कई मुद्दों पर होता है ना। तो आपने क्लासेस में भी देखा होगा बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता करवाई जाती है, तो वहाँ से एक सवाल बनेगा कि वाद विवाद प्रतियोगिता शिक्षक करवाना चाहते हैं या फिर वाद विवाद का क्या वहाँ पे लाभ होता है, वो किस उपागम को ध्यान में रख कर के करवाया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। तो वो ये सारा जो टॉपिक है आपका पेडागोजिकल इश्यूज वाला, वो सब आपके पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के बुक से क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद है सीसीई का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सीसीई पर्यावरण अध्ययन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, सीसीई को क्यों लागू किया गया, इसका क्या प्रारूप है, इससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है टीचिंग मटेरियल या टीचिंग एड्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीएलएम्स कहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन में भी बहुत सारे टीएलएम्स का यूज किया जाता है, तो उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी पर्यावरण अध्ययन के समय, उन समस्याओं को कैसे हैंडल करना है जे टीचर, उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका 2 पार्ट है ईवीएस का, 15 अंकों का आपका कंटेंट है और 15 अंकों का पेडागोजिकल इश्यूज है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, एक कंटेंट वाला और एक पेडागोजिकल इश्यूज वाला, ये कैसे हैंडल होगा, कैसे टैकल होगा। तो अगर आप अपने बेसिस से सेल्फ स्टडी के माध्यम से इसको टैकल करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होंगी, ईवीएस के क्लास 3, 4, 5 की बुक पढ़नी होगी, उससे आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डीएलएड का पर्यावरण शिक्षण शास्त्र पढ़ना होगा, जिससे आपका पेडागोजिकल इश्यूज वाला जो चैप्टर है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर पेडागोजिकल इश्यूज के लिए जो आप कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पढ़ना होगा, तो वो बुक हमें कहाँ से मिलेगी। तो वो बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी SCERT के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, या नहीं तो आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, सभी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप वहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फॉर्मेट में और उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। और साथ ही जितने भी हमारे क्लासेस आएंगे, जितने भी हमारे नोट्स आएंगे, वो सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनका कोई भी शुल्क, किसी भी प्रकार का चार्जेज नहीं है, ठीक है। पूरे क्लास आपको देखने को मिलेगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। आपके जितने भी क्लासेस आएंगे सीटेट से रिलेटेड, वो सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। साथ ही आपको जो भी मैं कंटेंट तैयार करूंगा, जो भी
आपके PDF होंगे वो सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो जहां आपकी सुविधा है, टेलीग्राम पे सुविधा है तो टेलीग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप से सुविधा है तो व्हाट्सएप पे जुड़िए। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपने देखा यहाँ पे कंटेंट का, वो है सारे थीम्स। तो सबसे पहले हम लोग इन 6 थीम को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे की पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। तो आइए शुरू करेंगे, थीम्स की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं पर्यावरण अध्ययन का थीम आपका क्या रखा गया है, किस प्रकार से उसको हमको समझना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लास 3 से लेकर के 5 तक आप देखिएगा, वहाँ पे आपको EVS के बुक मिलेंगे, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत विषय के रूप में रखा गया है और इसके अंतर्गत आपके सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और साइंस के मिले जुले स्वरूप को एक ही पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षण का कार्य कराना होता है यहाँ पे। तो मुख्य रूप से देखिए, एकीकृत विषय के रूप में EVS है और एकीकृत विषय के रूप में होने के कारण इसमें आपका साइंस का भी टॉपिक है, आपका सोशल साइंस का भी टॉपिक है, जिसमें आपका पर्यावरण अध्ययन भी आ जाता है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को मिलाकर के मुख्य रूप से आपका EVS का बुक तैयार किया गया है, ठीक है। और ये क्लास 3 to 5 में रखा गया है पर्यावरण अध्ययन, और इसके अलग अलग नाम है। जैसे कि आप NCERT के बुक में जाइएगा तो आप अगर इंग्लिश वर्जन में इसको देखिएगा तो वहाँ पे लुकिंग अराउंड इसका नाम है, हिंदी वर्जन में जाइएगा तो वहाँ पे आसपास इसका नाम है, ठीक है। वहीं आप बिहार के SCERT में आइएगा तो पर्यावरण और हम के नाम से किताब चलती है। और ये जो क्लास 3, 4, 5 की किताबें हैं, इसी से आपका कंटेंट से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आइए इसको जो 6 थीम में बांटा गया है, ये 6 थीम क्या है पहले इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स का, यानी कि परिवार और मित्र, ठीक है। तो परिवार और मित्र वाला जो थीम है, यह 4 सब थीम में बटा हुआ, जैसे कि आपने ऑफिशियल सिलेबस में देखा। इसमें रिलेशनशिप है, यानी कि हमारे आसपास हम अपने संबंधी बनाते हैं, अपने परिवार में संबंध बनाते हैं, अपने नेबरहुड में संबंध बनाते हैं, तो उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और देखिए, क्लास 3 का जो लेवल है वो इजी लेवल है, क्लास 4 उससे थोड़ा सा टफ है और क्लास 5 उससे थोड़ा सा टफ है। यानी कि जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता है। इसको ऐसे समझिए कि जब आप एक गेम खेलते हो तो आप स्टार्टिंग में देखते हो कि बहुत ही इजी लेवल होता है, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते जाता है आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ होते चला जाता है, लेकिन लिंक तो आपका पहले शुरू से ही रहता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी समझ आपको होनी बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो उसके आगे की जो चीज़ें होंगी वो खुद ब खुद समझ में आती चली जाती हैं। तो यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स को जब आप देखिएगा तो क्लास 3 का बुक देखिएगा, उसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं बच्चों को समझाने के लिए। हमारे आसपास हम लोग जो चीज़ें देखते हैं उससे संबंध जोड़ना है बच्चों को, ठीक है। हमारे परिवार में बहुत तरह के संबंध होते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, इस तरह का जो रिलेशन है। उसके अलावे हमारे जो नेबरहुड्स के जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो देश विदेश तक ये सारा चला जाता है, यानी कि एक वैश्विक स्तर तक हम इसको लेकर के चलते हैं। इसके बाद एनिमल्स वाला जो पार्ट है, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से संबंधित चीज़ें देखनी है, ठीक है। हम अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतु को देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, और बच्चों में ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और वे किसी भी जीव को जब देखते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे जीवों को पढ़ना है, ऐसे ऐसे जीवों के बारे में पढ़ना है जिनके बारे में आप लोगों ने हार्डली सुना होगा। अगर आपने EVS को NCERT के बुक से नहीं पढ़ा है तो बहुत संभव है कि आपने उन जानवरों के बारे में नहीं सुना होगा, और अगर आपने NCERT की बुक से पढ़ाई की है बचपन में तब तो कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत वही होती है उन्हीं बच्चों को ज़्यादा होती है जिन्होंने NCERT की बुक्स नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपको वहाँ सवालों में देखने को मिलता है। जैसे सवाल आपसे पूछा जाएगा स्लॉथ के बारे में, स्लॉथ का नाम अगर किसी ने NCERT की बुक पढ़ी है तो वो स्लॉथ से परिचित होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो स्लॉथ के बारे में जनरली लोग बात नहीं करते हैं, लोग नहीं जानते हैं। और जब मैंने सीटेट की तैयारी शुरू की थी तो मुझे भी इनफैक्ट स्लॉथ के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई भी NCERT के बुक से नहीं हुई है,
ठीक है, हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो बिहार बोर्ड में तो आपका SCERT का है, और SCERT के बुक में स्लॉथ के बारे में जानकारी नहीं है। उसी प्रकार से आपके प्लांट्स से संबंधित जो बहुत अलग अलग विचित्र पौधों के बारे में जानकारी मिलती है EVS के बुक में, और उन पेड़ पौधों की क्या विशेषता है, जैसे मरुस्थल में उगने वाले जो कुछ प्रमुख पौधे हैं, जैसे कि खेजड़ी का वृक्ष है, आपका ओक वृक्ष है जो कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से संबंधित सवाल पूछ दिए जाते हैं। और अगर किसी ने इस कंटेंट को नहीं पढ़ा है तो वो वहाँ पे गलती कर जाता है। वर्क एंड प्ले, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वर्क होते हैं, बच्चों से संबंधित होते हैं, खेल होते हैं जो बच्चों से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये सारा थीम और सब थीम है। ये जो आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है ये पहला थीम है, और ये चारों इसके सब थीम है। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि सीटेट के सवालों में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन EVS का एक थीम नहीं है, तो ये आपको याद रखना है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल समझाने के लिए है, इसको याद रखना है, इससे सवाल पूछे गए हैं। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आप इस चीज़ को देखिएगा, इससे संबंधित सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब है इसके बाद दूसरा थीम, और दूसरा थीम है हमारा भोजन, फूड। और भोजन को भी 4 सब थीम में बांटा गया है यहाँ पे। और पहला है फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे भोजन जो है वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ भोजन जो है वो जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों के माध्यम से हम भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखिए, भोजन प्राप्त करने का केवल माध्यम स्रोत नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें से जुड़ जाएंगी। जैसे भोजन के प्रकार, भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उनमें कई प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं, उनके कमी के कारण होने वाले रोग इससे संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह की चीज़ें इससे जुड़ जाती हैं, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सारे जुड़ जाते हैं। एनिमल्स फूड यानी कि जंतुओं के भोजन, जंतु किस अलग अलग जंतु जो है अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, उनके अनुसार से उनका वर्गीकरण भी किया गया है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इस प्रकार से एनिमल्स फूड होता है। और साथ ही आपको फूड चेन से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, इसमें फूड चेन क्या होता है, और फूड चेन में ये पूछ दिया जाएगा कि तृतीय स्तर पर कौन सा जीव होगा, चतुर्थ स्तर पर कौन सा जीव होगा, उत्पादक स्तर पर कौन सा जीव होगा, ठीक है ना। इसके बाद है ईटिंग इन द फैमिली, हम परिवार में मिलकर के किस प्रकार से भोजन करते हैं, उससे संबंधित कई प्रकार के टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद है कुकिंग, भोजन बनाना, ठीक है, भोजन पकाने की अलग अलग विधियां, और इसमें आपको भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की विशेष डिशेस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि नारियल के तेल में मछली किस राज्य में बनाई जाती है, ठीक है, नारियल के तेल में मछली मुख्य रूप से किस राज्य में बनाई जाती है, तो मुख्य रूप से दक्षिण के राज्यों में बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे नारियल बहुतायत में उपजाया जाता है। उसी प्रकार से एक सवाल टेपियोका से जुड़ा हुआ होता है, टेपियोका मुख्य रूप से किस राज्य का खाद्य पदार्थ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मछली किस प्रकार से बनाई जाती है, तो ये मक्के की रोटी, सरसों का साग किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है, ठीक है। इडली डोसा किस राज्य में प्रचलित है। तो कुकिंग से संबंधित सवाल आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा ये वास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम केवल किसी पार्टिकुलर स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम SCERT बिहार पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर ये चैप्टर होगा तो केवल हम बिहार से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन NCERT में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर किया जाता है, इसीलिए वास्ट हो जाता है। और इसमें हम लोगों को अलग अलग राज्यों से संबंधित कुछ तथ्यों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब किन किन चीज़ों को याद रखना है वो सारा बुक से ही रिलेटेड याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है वहीं से सवाल बनते हैं। इसमें बुक से बाहर एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलता है, ये सीटेट की खासियत होती है। तो जो बुक से रिलेटेड कंटेंट में दिया हुआ है वही सारा चीज़ आपको पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा थीम हमारा है वो है जल को लेकर के, वाटर। और यहाँ पे जल को देखेगा तो 5 सब थीम में बांटा गया है, ठीक है।
पहला है वाटर फॉर फैमिली, स्टोरिंग वाटर, वाटर इन आवर लाइफ, शॉर्टेज ऑफ वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, नीड ऑफ वाटर। इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 ये जो है इसका सब थीम है, ठीक है। और ये थीम और सब थीम कहाँ से मैंने लिया है ये मैं बता दूं आप लोगों को कि डीएलएड का जो आपका बुक है, ठीक है, डीएलएड का जो आपका पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का बुक है उसके पहले चैप्टर में ये सारा कुछ दिया हुआ है, पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से मैंने इसको लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो जल हमारे परिवार के लिए है, स्टोरिंग ऑफ वाटर यानी कि जल का संग्रहण, वाटर इन आवर लाइफ हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी कि जल की कमी, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑफ वाटर। तो इससे संबंधित कई प्रकार के फैक्ट, कई प्रकार के कंटेंट मिलते हैं देखने को। और इसमें देखिए जल, चूँकि जल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम पूरे विश्व को शामिल कर सकते हैं। विश्व के प्रमुख भागों में जल की उपलब्धता के बारे में इसकी चर्चा की गई है एनसीईआरटी के बुक में। तो ये पूरे विश्व को भी समेटे हुए आपस में, इसीलिए भास्ट टॉपिक बन जाता है, एक व्यापक आपका चैप्टर बन जाता है। और इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है। जल संग्रहण में आपको प्राचीन भारत में जल संग्रहण की क्या विशेषताएं थी, लोग किस प्रकार से जल का संग्रहण करते थे। एल्बुरिन भारत आया था तो उसने यहाँ क्या देखा, किस प्रकार के तालाब का निर्माण किया जाता था, इससे सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो वो सारा चीज़ है यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री का भी फैक्ट यहाँ पे पूछ दिया जाएगा। तो एक टॉपिक है वाटर, लेकिन ये हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, हमारे भविष्य से भी जुड़ा हुआ है और पूरे वैश्विक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सारे टॉपिक जो हैं थोड़ा सा वास्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। चौथा थीम है शेल्टर का, और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, ठीक है। आश्रय का मतलब क्या होता है, जहां हम निवास करते हैं और अलग अलग जीव जंतु का जो आश्रय स्थल होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। हम मनुष्य अपने लिए घर बना करके रहते हैं, उसी प्रकार से अन्य जीव जंतु जो है अपने लिए अलग अलग तरह के निवास स्थल बनाते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो इसमें है टाइप्स ऑफ हाउसेस, घर के अलग अलग प्रकार होते हैं। और इसके बाद है नेबरहुड एंड मैपिंग, इसमें नक्शा बनाना होता है, किस प्रकार से बच्चों को हम नक्शा बनाना सिखाएंगे, नक्शा के माध्यम से उसे दिशा ज्ञान करवाएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है डेकोरेटिंग एंड क्लीनिंग हाउसेस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, इससे संबंधित आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम अगला थीम डिस्कस करेंगे, और अगला थीम हमारा है ट्रैवल का। और ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है। तो यात्रा या फिर यातायात से ये संबंधित टॉपिक है, ठीक है, यात्रा या यातायात से जुड़ा हुआ है। और इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 4 सब थीम देखने को मिलेगा। डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल, अगर हम यात्रा शुरू करते हैं तो उसका एक डेस्टिनेशन होता है। जैसे अगर आपने सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी की है तो इसका डेस्टिनेशन होगा कि आपकी सफलता, ठीक है। अगर आप सफल हो जाते हैं दैट मीन्स कि आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। रिसीविंग ऑफ लेटर्स, पत्रों की प्राप्ति, पुराने ज़माने में संदेश पहुंचाने के क्या साधन थे, लोग किस प्रकार से एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे, और वर्तमान समय में इसका स्वरूप किस प्रकार से बदल गया है, ठीक है। तो वो पुराने समय से लेकर के वर्तमान समय तक की चीज़ों को यहाँ पे समेटा जाता है। तो इसमें हमारा इतिहास भी चला आता है। वेज टू ट्रेवल यानी कि यात्रा करने के तरीके अलग अलग हैं, किस प्रकार से यात्रा करने के अलग अलग चीज़ों को हम लोग इसमें जोड़ते हैं, अलग अलग तरह से यात्रा करते हैं और अलग अलग जगहों की यात्रा करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्टोरीज को भी शामिल किया गया बुक में, जैसे कि एक स्टोरी है जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार चले गए थे अमरनाथ की यात्रा पे, तो उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हुई थी। तो वहाँ पे इस प्रकार से स्टोरी, देखिए एनसीईआरटी के बुक में स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल बेस्ड है एनसीएफ के ऊपर। और एनसीएफ में स्पष्ट कहा गया कि बच्चों को हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है, हमें उन्हें जो भी कंसेप्ट समझाना है उसके लिए हमें नवीन तरीके ढूंढने हैं। और नवीन तरीके में स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि जब हम लोग बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक जो है वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी जिज्ञासा जो है वो जग जाती है, उनको रुचिकर लगता है। इसीलिए स्टोरी टेलिंग के माध्यम से चीज़ों को बता दिया जाता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है सिंबॉलिकल कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका सांकेतिक
संचार के साधन हैं, जिस प्रकार से बहुत सारे संकेतों के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इसमें आपका रोड सिग्नल्स आ जाता है, ठीक है, सड़क पर चलने के जो नियम होते हैं और उसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अच्छा, अगला थीम हमारा जो लास्ट थीम है वो है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसमें है पॉटरी और टेक्सटाइल, ये दो टॉपिक है। पॉटरी का यानी कि बर्तन बनाने की कला, और टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र बनाने की कला। तो वस्त्र बनाने की कला हमारे पास प्राचीन काल से है, हमारे भारत में प्राचीन काल से वस्त्र बुनने की कला है। और इसमें देखिए भारत के विभिन्न राज्यों में वस्त्र बनाने की जो कलाएं हैं, अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं, उससे संबंधित सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि पोचमपल्ली की साड़ी का निर्माण पोचमपल्ली गांव में होता है, वो तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। तो इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर जूट की कई प्रकार के जो रेशे हैं, जूट के रेशे हैं, आपका सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ पे होता है, किस मिट्टी में उसके सबसे ज़्यादा उपज होती है, वगैरह वगैरह। तो जितने भी इस तरह के सवाल हैं जो वस्त्र निर्माण से जुड़े हुए हैं, बर्तन निर्माण के कला से जुड़े हुए हैं, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका 6 थीम यहाँ पे डिस्कस हो गया। यहाँ पे आज का क्लास हम करेंगे समाप्त। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT के बुक से, आपका सीधे सीधे वहाँ पर रेफरेंस लेकर के धीरे धीरे एक करके कंटेंट को क्लियर किया जाएगा। तो एक क्लास में उम्मीद है कि 10 से 15 जैसा क्लास की लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं टोटल कंटेंट को धीरे धीरे लाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में अपने साथियों को, ताकि उन सभी को इनका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।